हेलो गाइस, वेलकम टू पढ़ लो इंडिया। माय नेम इज मोनिका कपासिया और आज मैं आपका 12th क्लास का 5th चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें एक बात बहुत जरूरी पता होनी चाहिए, जेनेटिक्स क्या है। देखो, इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी को ही हम बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसके अंदर हम इनहेरिटेंस और वेरिएशंस की स्टडी करते हैं। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे? जॉन मेंडल। अब इनहेरिटेंस क्या होता है? क्या है इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस का मतलब है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं उनको बोलते हैं इनहेरिटेंस, हेरिडिटी। अब देखो, वेरिएशंस क्या है? वेरिएशंस का मतलब है कि देखो, आपको पता है कि अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन ही होगा। जैसे एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट होगा, इसी तरीके से डॉग का बच्चा डॉग होगा। लेकिन जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल सिमिलर तो नहीं होते, कुछ वेरिएशंस तो उनमें होती है। अब वो वेरिएशंस किस वजह से होती है कि म्यूटेशन हो जाता है। अब म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन का मतलब है, जैसे ये नॉर्मल जीन है, आपको दिखाई दे रहा है नॉर्मल जीन है, इसमें डीएनए सीक्वेंस भी नॉर्मल है, ये ओरिजिनल करेक्ट कॉपी है, ये ओरिजिनल है और इसकी करेक्ट कॉपी है। लेकिन ये जीन तो देखो बच्चे को, ऑफस्प्रिंग को पेरेंट से मिला है। लेकिन अगर जो पेरेंट से जीन यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि ट्रेट्स मिली हैं, उनके डीएनए सीक्वेंस में कोई चेंज हो जाए, इसको बोलते हैं म्यूटेशन। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये डीएनए सीक्वेंस है, लेकिन यहां से ये सीक्वेंस हटके दूसरा कोई और सीक्वेंस ऐड हो जाए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूटेशन। अब म्यूटेशन से क्या होता है? वेरिएशंस आती है। अब आप खुद ही सोच सकते हो कि कोई नॉर्मल जीन है जो पेरेंट से बच्चे को, ऑफस्प्रिंग को मिला है, कोई नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक है, नॉर्मल ट्रेट्स हैं, लेकिन अगर वो नॉर्मल बच्चे को पेरेंट से मिली है, लेकिन उसमें कुछ उसके डीएनए सीक्वेंस में थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो क्या होगा? वेरिएशंस आएंगी कि पेरेंट जो है वो बच्चों के जैसा नहीं होगा, बच्चे जो है वो पेरेंट के जैसे नहीं होंगे। क्योंकि बच्चे पेरेंट के जैसे इसलिए नहीं होंगे क्योंकि जो डीएनए है उसके सीक्वेंस में ही चेंज हो गया। तो इस जो सीक्वेंस में चेंज होने से क्या होगा? म्यूटेशन हो जाएगा। म्यूटेशन क्या है? सडन चेंजेस। अब जो चेंजेस हैं वो वेरिएशन कॉज करते हैं। तो इज इट क्लियर? म्यूटेशन। अब देखो, म्यूटेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में बताती हूँ आपको। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन इज एनी चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डीएनए सीक्वेंस में कोई चेंज हो जाना क्या होता है? म्यूटेशन कहलाता है। म्यूटेशन जीनोटाइप को भी अफेक्ट कर सकता है और फिनोटाइप को भी अफेक्ट कर सकता है। अब ये क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है वेरिएशन। क्या कॉज करता है? वेरिएशन। ठीक है। अब यहां पे आपको, जैसे कि मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में भी बताया था कि ये नॉर्मल जीन है। अब इसका डीएनए सीक्वेंस के यहां पे देखो, जी और सी का डीएनए सीक्वेंस है, लेकिन यहां पे ये पूरा डीएनए सीक्वेंस ही चेंज हो जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन में भी पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं, जब सिंगल एक ये पूरा सीक्वेंस चेंज हो रहा है, सिंगल एक, इसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्या बताया मैंने? कि चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए का चेंज हो जाना क्या है? पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है? कि जब डिलीशन और इंसर्शन ऑफ बेस पेयर्स ऑफ
डीएनए अगर पूरा बेस पेयर ही चेंज हो गया तो उसको हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा पूरा फ्रेम ही चेंज हो गया, पूरा बेस पेयर ही चेंज हो गया, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब देखो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको कुछ टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद होने बहुत जरूरी है। जैसे कि हेरिडिटी क्या होता है, इट कैन बी डिफाइंड एज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू सक्सेसिव जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि एक जनरेशन से दूसरी सक्सेसिव जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसमिशन हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं हेरिडिटी। अब एलील्स क्या होते हैं, एलील का सिंपल मीनिंग है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन। एलील्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि मान लिया देखो किसी की आई का कलर जो है वो ब्लू होता है, किसी की आई का कलर ब्लैक होता है, किसी की आई का कलर ग्रीन होता है। तो ये क्या है, ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ये डिफरेंट फॉर्म है आई कलर की। तो जैसे मान लिया एक कैरेक्टर तो ये हो गया कि आई का कलर ये है, बालों का कलर क्या है, ब्राउन भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है ना, और इसके अलावा हाइट ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो ये कितने सारे कैरेक्टर्स हो गए। तो ये अलग अलग कैरेक्टर जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं एलील्स को। जैसे आंखों का कलर क्या हो गया, ये अलग एलील हो गई, बालों का कलर क्या हो गया, ये अलग एलील हो गई, हाइट का कलर क्या हो गया, अलग एलील हो गई, स्किन का कलर क्या है, ये भी अलग एलील हो गई। तो एलील क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन। अब फिनोटाइप क्या है, फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि बाहर से ऑर्गेनिज्म देखने में कैसा है। जीनोटाइप क्या है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म क्या है, जीनोटाइप। होमोजाइगोट क्या है, होमो का मतलब है सेम। अब देखो इट इज एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म in which the members of a pair of alleles for a character are similar। जो पेयर ऑफ एलील होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सेम होते हैं। मान लिया कि T और T है ना, ये कैपिटल T क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो टॉल है, तो T और T सेम है, तो ये प्योर होमोजाइगस हो गया कि दोनों ही टॉल है, यानी कि प्योर टॉल है। अगर T और स्मॉल t होता, स्मॉल t किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ड्वार्फनेस को रिप्रेजेंट करता है कि ये ऑर्गेनिज्म भी टॉल होगा लेकिन ये प्योर टॉल नहीं होगा। तो अगर जो प्योर लाइंस होती है वो क्या होती है, जैसे स्मॉल t, कैपिटल T और कैपिटल T ये भी होमोजाइगस है, स्मॉल t और स्मॉल t ये भी होमोजाइगस है। हेट्रोजाइगस क्या है, जैसे कैपिटल T और स्मॉल t, या फिर स्मॉल t और कैपिटल T, ये क्या है, हेट्रोजाइगस। इज इट क्लियर। अब डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, देखो जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस्ड करता है उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। जो सप्रेस्ड हो जाता है उसको हम बोलते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, क्रॉस बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। जो सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के बीच में जो क्रॉस होता है उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इन विच इनहेरिटेंस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ सिंगल ट्रेंड इज कंसिडर्ड। अब डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज के दो इंडिविजुअल्स के बीच वाला क्रॉस क्या है, डाइहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। अब वही वाली बात है, मैंने अभी आपको बताया कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या होता है। होमोजाइगस यानी कि प्योर लाइन, यानी कि दोनों ही सेम है। होमो मीन सेम। अब देखो यहाँ पे स्मॉल टी सेम है, यहाँ पे कैपिटल टी सेम है, तो ये भी होमोजाइगस है। हेट्रोजाइगस कैसे होते हैं कि दोनों ही अलग हो गए। जैसे यहाँ पे देखो ये दोनों कैपिटल A और कैपिटल A यानी कि सेम है, ये क्या है, ये होमोजाइगस है। ये दोनों ही अलग है, ये क्या है, हेट्रोजाइगस है।
अब एक बात मैं आपको बताती हूँ कि पहले से ही जो वैज्ञानिक थे उनके अंदर एक जिज्ञासा रही है कि ये पता लगाएं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पेरेंट्स से बच्चों में किस तरीके से पास आउट होते हैं। तो उसका पता लगाया मेंडल सर ने सबसे पहले 1900 में। देखो आपको पता कितना टाइम पहले उन्होंने इस पर रिसर्च करी। तो उन्होंने रिसर्च करी पी प्लांट पे। पी प्लांट को उन्होंने क्यों चूज किया, उसके कुछ रीजंस मैं आपको बताती हूँ। देखो ये इजीली अवेलेबल है लार्ज स्केल में और इसकी बहुत सारी वेराइटीज भी हैं, कैरेक्टर्स भी डिस्टिंक्ट है और इसको सेल्फ पॉलिनेशन भी करा सकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। तो इसके क्या मतलब हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है, बहुत सिंपल है। इसकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी होती है। देखो लाइफ स्पैन का क्या एडवांटेज है, अगर मान लिया वो ह्यूमन पे अपनी स्टडी करते तो उनको बहुत सारी जनरेशन्स देखने के लिए, देखो वो ज्यादा से ज्यादा 2 जनरेशन देख लेते है ना, क्योंकि ह्यूमंस की जो लाइफ स्पैन होती है वो बहुत लंबी होती है, जैसे 80 to 100 ईयर्स भी होती है ना। तो वो सिर्फ एक ही जनरेशन देख सकते हैं। डॉग पे भी अगर करते तो वो फिर 7-8 साल उनको देखना पड़ता। उन्होंने पी प्लांट पे क्यों किया, क्योंकि इसकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी है ना, और ये इजीली ग्रो हो जाता है और इसका जो कैरेक्टर है वो एक टाइम पे हम स्टडी कर सकते हैं इजीली, है ना। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस थे, जैसे कि ये इजीली अवेलेबल भी था और इसमें मैंने आपको बताया कि क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते थे और सेल्फ पॉलिनेशन भी करा सकते थे। और दूसरी बात, ये क्यों सक्सेसफुल हुए, मेंडल अंकल क्यों सक्सेसफुल हुए, क्योंकि इन्होंने मैथमेटिक्स भी ऐड कर दिया इसमें और स्टैटिक्स में, समझ रहे हो, बायोलॉजी में मैथमेटिक्स ऐड कर दिया और स्टैटिक्स भी ऐड कर दिया, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि देखो मेंडल ने क्या लिया था, पाइसम सटाइवम नाम था उस पी प्लांट का, जिसपे इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे थे। तो जो पाइसम सटाइवम था उसके उन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए पहले, फिर उनमें चूज किए 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। और ये क्यों सक्सेसफुल हुए, क्योंकि वो जो 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे वो पाइसम सटाइवन यानी कि पी प्लांट में बहुत इजीली अवेलेबल है। ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं ये अधिकतर और ऑर्गेनिजम्स में नहीं होते, ठीक है। तो अब उन्होंने ट्रेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया, कुछ अल्फाबेटिकल सिंबल्स यूज करे, है ना। जो कैपिटल है वो डोमिनेंट ट्रेट के लिए यूज किया कैपिटल लेटर, जो स्मॉल लेटर है वो रिसेसिव के लिए यूज किया। ये सब आपको पता है। अब देखो क्या थे इनहेरिटेंस के लॉ मेंडल के। मैंने आपको बताया कि जो मेंडल थे उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन किया था, है ना। हाइब्रिडाइजेशन मतलब सेल्फ पॉलिनेशन कराया, उसमें भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं कि पहले क्या किया उन्होंने, प्लांट्स को इकट्ठा किया, है ना। इकट्ठा करने के बाद में उनको सेल्फ पॉलिनेशन किया, यानी कि जो कैरेक्टर्स वो चाहते थे कि इस वाले पेरेंट से इस वाले बच्चे में आए, तो उन्होंने उस प्लांट को लिया जिसके वो कैरेक्टरिस्टिक्स चाहते थे कि ये आगे अगली नेक्स्ट जनरेशन में जाए। तो उन्होंने प्लांट्स को लिया, उनके पोलेंस जो है वो कलेक्ट किए, पोलेंस कलेक्ट करने के बाद में उन्होंने पॉलिनेशन किया। इसके भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। अब देखो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है कि जब मेंडल क्रॉस्ड टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट एंड कलेक्टेड द सीड फ्रॉम देम। पहले F1 जनरेशन उन्होंने ट्राई की कि जो टॉल प्लांट थे और ड्वार्फ प्लांट थे उनको कलेक्ट किया
और उनसे सीड इकट्ठा की, यानी कि उनका क्रॉस कराया और क्रॉस कराने के बाद में उनसे सीड इकट्ठा की। F1 जनरेशन हो गई है ना, उनसे F1 जनरेशन से उन्होंने सीड इकट्ठा कर ली। इसके बाद में उन्होंने क्या किया कि ये पाया कि जो F1 जनरेशन में जो प्लांट्स थे वो टॉल ही आए, मतलब कि जो टॉल है वो डोमिनेंस था, डॉल जो था वो डोमिनेंट हो गया और वो रिसेसिव, जो ड्वार्फ था वो रिसेसिव हो गया, यानी कि टॉल अपने आप को एक्सप्रेस्ड कर रहा है। तो इन्होंने ये फर्स्ट F1 जनरेशन में ऑब्जर्व्ड किया, ठीक है। ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर द अदर पेयर्स ऑफ ट्रेड्स। He concluded that F1 generation resembled either one of the parents. उन्होंने ये रिसेंबल्ड किया कि जो F1 जनरेशन है उसमें जो प्रोजेनी प्राप्त होती है वो रिसेंबल्ड करेंगी अपने पेरेंट से, किसी एक पेरेंट से, और जो पेरेंट रिसेंबल्ड करेगा वो डोमिनेंट होगा और जो करेक्टर सप्रेस्ड हो जाएगा वो रिसेसिव होगा। यहां पे देखते हैं, देखो उन्होंने क्या किया कि पहले उन्होंने एक तो लिया प्योर टॉल प्लांट, एक लिया प्योर ड्वार्फ प्लांट, इनकी क्रॉसिंग कराई F1 जनरेशन में। इनकी क्रॉसिंग कराने के बाद में F1 जनरेशन में सेल्फिंग कराई, सारे प्लांट जो है वो टॉल मिले इन्हें। और इसके बाद में इन्होंने जो यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग्स इन्हें प्राप्त हुए थे उनकी दोबारा से सेल्फिंग कराई। सेल्फिंग कराने के बाद में इन्हें क्या मिला, 3:1 का रेशियो मिला, यानी कि 3 प्लांट जो थे वो टॉल थे और एक प्लांट क्या था, ड्वार्फ था। इसका मतलब ये है कि जो कैरेक्टर सप्रेस्ड हो रहा था F1 जनरेशन में वो कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में। जैसे मान लिया कि अगर कोई कैरेक्टर है वो मान लिया मेरे दादा के अंदर है वो कैरेक्टर, तो वो कैरेक्टर जरूरी नहीं है कि अगर वो मेरे पेरेंट्स के अंदर नहीं होगा तो वो मुझ में भी नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि अगर मेरे दादा परदादा में कोई कैरेक्टर है तो वो मुझ में भी आ सकता है। इज इट क्लियर? अब पुनेट स्क्वायर क्या है, ये इजी है बहुत, इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट है वो इजीली अंडरस्टूड हो सकता है इसके थ्रू, यानी कि किस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है वो हम पुनेट स्क्वायर के थ्रू पता लगा सकते हैं। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जैसे मोनो हाइब्रिड था उसमें क्या किया था, 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यूज किए थे। अब डाई हाइब्रिड में क्या करते हैं कि होता तो सेम ही है बिल्कुल, लेकिन 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स भी ले सकते हैं हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में। ट्राई हाइब्रिड में 3 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ले सकते हैं। तो इसमें भी क्या हुआ कि फिनोटाइप में इसमें रेशियो क्या है मिला, 9:3:3:1 का रेशियो मिला। तो जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है इज अ क्रॉस बिटवीन 2 डिफरेंट लाइंस genes that differ in 2 observed traits according to Mendel's statement between the alleles of both these loci there is relationship of completely dominant and recessive traits। अब देखो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद में ये पता लगाया कि कुछ तो है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास्ड आउट हो रहा है। भाई अगर उन्होंने F1 जनरेशन में देखा था कि जो जैसे मान लें उन्होंने एक तो प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया था, एक प्योर टॉल प्लांट लिया था, तो जो एक तो हो गया टॉल और एक हो गया ड्वार्फ। जो इसकी F1 जनरेशन मिली थी वो कैसी मिली थी कि सारे जो प्लांट है वो टॉल हो गए, यानी कि जो टॉलनेस है वो डोमिनेंट हो गई ड्वार्फनेस के ऊपर। तो जो ड्वार्फनेस है वो सप्रेस्ड हो गई, जो टॉलनेस है वो डोमिनेंट हो गई, यानी कि एक्सप्रेस्ड हो गई। तो इसके बाद में जो F2 जनरेशन उन्होंने प्राप्त की, F2 जनरेशन में उन्हें क्या मिला कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स F1 जनरेशन में कहीं गुम गए थे वो F2 जनरेशन में दिखाई दे रहे हैं।
यानी कि प्लांट्स जो हैं वो ड्वार्फ भी हुए और टॉल भी हुए। तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ तो है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास्ड आउट हो रहा है, उनको उन्होंने नाम दिया फैक्टर्स। उस समय में इतनी ज्यादा जानकारी उन्हें प्राप्त नहीं थी, उन्हें नहीं पता था कि वो क्या है, वो ये नहीं बता पाए कि ये जीन्स हैं, तो उन्होंने उसको नाम दिया था फैक्टर्स। बेस्ड ऑन these observations he concluded that something was being stably passed from one generation to other. He named it as factor। और फैक्टर्स को अब हम क्या बोलते हैं? जीन्स, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास्ड आउट होते हैं। जीन क्या है? जीन इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की यूनिट है, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग्स में आ रहे हैं, वो किसके थ्रू आ रहे हैं? वो जीन्स के थ्रू आ रहे हैं। अब जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एज एलील्स। जो एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं उनको हम बोलते हैं एलील्स। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? द डोमिनेंट एलील मास्क द इफेक्ट ऑफ रिसेसिव एलील। जो डोमिनेंट एलील है यानी कि टॉलनेस है, जैसे वो मास्क कर देती है रिसेसिव एलील को। इट एक्सप्लेन्स द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर्स in the monohybrid cross in F1 and expression of both in F2। तो इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि जो एक्सप्रेशन है वो एक जो पेरेंटल कैरेक्टर का है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी कि F1 जनरेशन में एक्सप्रेस्ड होगा, और F2 जनरेशन में दोनों पेरेंट्स का जो कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस्ड होगा। देखो F1 जनरेशन में तो जो डोमिनेंट है, जो अपने आप को एक्सप्रेस्ड कर रहा है, वही दिखाई देगा, लेकिन जो F2 जनरेशन है उसमें जो पेरेंट्स है उनके दोनों कैरेक्टर्स यानी कि दोनों ही एलील्स जा सकती हैं। इज इट क्लियर? अब कैरेक्टर्स जो हैं आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स यानी कि जीन्स। अब इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेट द अदर। जो एक मेंबर है वो दूसरे को डोमिनेट करेगा, ठीक है। जैसे कि एलील ऑफ टॉलनेस, उन्होंने क्या किया? डोमिनेट थे ये, अब इन्होंने ड्वार्फनेस को सप्रेस्ड कर दिया, तो डोमिनेंट क्या हुआ? टॉलनेस। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है। अब इसके एक्सेप्शंस क्या है कि को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? अभी तक तो देखो मेंडल सर बोल रहे थे कि जब दो अलग अलग पेरेंट्स का क्रॉसिंग ओवर कराते हैं, जैसे मान लिया एक रेड प्लांट हो गया, एक रेड फ्लावर हो गया, एक वाइट। अब इनकी जो F1 जनरेशन होगी तो उनके हिसाब से तो यहाँ पे जो डोमिनेंट है यानी कि जैसे रेड जो है वो डोमिनेंट है, जो व्हाइट है वो रिसेसिव है, तो यहाँ पे तो रेड फ्लावर आना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ? यहाँ पे तो पिंक फ्लावर आ गया, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, एक एक्सेप्शन। अब को डोमिनेंस क्या है? ये भी एक एक्सेप्शन है फर्स्ट लॉ का। को डोमिनेंस में भी उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि टू एलील्स आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इंडिपेंडेंटली व्हेन प्रेजेंट टुगेदर। उन्होंने बोला था कि जब दो एलील्स होंगी, जैसे मान लिया ये रेड कलर की एलील है और ये व्हाइट कलर की एलील है, तो ये अगर अलग अलग प्रेजेंट होंगी, अगर ये साथ में प्रेजेंट होंगी तो ये एक दूसरे को अलग अलग एक्सप्रेस्ड करेंगी। लेकिन यहां पे आपको दिखाई दे रहा है इस काउ में अगर रेड और व्हाइट काउ की मेटिंग कराई जाती है तो रोन मिलता है। तो देखो मतलब दोनों कैरेक्टर्स एक्सप्रेस्ड हो रहे हैं, तो ये भी एक एग्जांपल है कोडोमिनेंस का। अब कोडोमिनेंस में देखो एक इसका एक्सेप्शन ये भी है कि ह्यूमंस में ब्लड ग्रुप में मल्टीपल एलील्स होती हैं। कैसे? जैसे मान लिया मॉम का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो बी है, जो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा
वो उन दोनों से ही अलग हो सकता है। तो ब्लड ग्रुप अलग अलग होते हैं तो क्या होता है कि neither allele can mask the expression of other allele. An example in human would be a ABO blood group where alleles A and alleles B are both expressed. So if an individual inherits alleles A from their mother and allele B from their father, they have blood type of AB. यानी कि अभी तक क्या बता रहे थे यहाँ पे कि उन्होंने लॉ दिया था कि दोनों ही एक्सप्रेस्ड हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये इसका एक एक्सेप्शन हो गया। प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसका क्या मतलब है कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स ऑफ वन पेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स ऑफ अदर पेयर। इसका मतलब है कि जो सेग्रीगेशन होता है एलील्स का जो सेग्रीगेशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। कि जब गैमीट फॉर्मेशन होता है यानी कि जब हम F1 जनरेशन में गैमीट्स की जो है क्रॉसिंग ओवर कराते हैं तो जो एलील्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाती है इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ है। जैसे कि एग्जाम्पल है सेल्फ पोलिनेशन ऑफ हाइब्रिड प्लांट्स विथ राउंड एंड येलो सीड्स। तो इसमें जो सेग्रीगेशन है वो इंडिपेंडेंट हो ही जाता है। तो ये सेकंड लॉ है। इन दिस एक्सपेरिमेंट मेंडल टुक टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कलर ऑफ सीड लिया उन्होंने, शेप और सीड लिया। It was observed that color and shape of seeds were independent of each other. यानी कि दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए उन्होंने, एक तो सीड का कलर लिया, दूसरा सीड की शेप ली। अब जो सेग्रीगेशन है वो उन दोनों का बिल्कुल अलग हो जाता है, यानी कि कलर और शेप जो है वो इंडिपेंडेंटली अलग हो जाती है एक दूसरे से। ठीक है, we started with wound yellow and green wrinkled combination. We obtained even round green and yellow wrinkled combination. हम कोई सा भी combination ले सकते हैं F2 जनरेशन में। This shows that the alleles are small r, capital R and small r, capital Y and small y segregate independently. जो alleles हैं वो independently segregate हो सकते हैं एक दूसरे से। ये सेकेंड लॉ है। अब थर्ड लॉ क्या है? हाँ, एक बात और, इस लॉ का कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है कि टू एलील्स ऑफ अ जीन एंड दीज एलील सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन एट दिस टाइम मियोसिस। मियोसिस के टाइम पे जो दो एलील्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है, यानी कि सेग्रीगेट हो जाती है। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे दो एलील्स हैं, है ना, दोनों एलील्स एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। तो ये किस समय में होता है? गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, जब मियोसिस होता है तो जो एलील्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाती है। अब देखो यहाँ पे पहले 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम था, है ना, अब यहाँ पे ये सेग्रीगेट हो जाती है इंडिपेंडेंटली, मतलब ये यहाँ पे पेयर में थे लेकिन फिर बाद में सेग्रीगेट हो जाती है। ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब एलील्स डू नॉट ब्लेंड एंड बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन इन F2 जनरेशन। देखो, जो एलील्स F1 जनरेशन में सेपरेट हुई थी वो एलील्स F2 जनरेशन में रिकवर्ड हो जाती है। होमोजाइगस इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ गैमीट्स while heterozygous individuals produce 2 type of gametes। जो होमोजाइगस इंडिविजुअल्स होते हैं वो 1 टाइप ऑफ एलील्स जो है गैमीट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। जो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स होते हैं वो 2 टाइप जो गैमीट्स है वो प्रोड्यूस करते हैं, ईच हैविंग 1 एलील विद इक्वल प्रोपोर्शन। जो प्रोपोर्शन होता है एलील्स का वो इक्वल होता है। इसका एक्सेप्शन है लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। अब लिंकेज क्या होता है? इन लिंकेज 2 or more जीन्स
linked together are always inherited together in same combination for more than 2 generations. 2 से ज्यादा generations में सेम कॉम्बिनेशन में 2 से ज्यादा जो जीन्स होते हैं वो लिंक्ड हो जाते हैं. जब लिंक्ड हो जाते हैं इसको हम बोलते हैं लिंकेज. अब रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? द जेनेटिक मटीरियल इज एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विच लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स. देखो, रिकॉम्बिनेशन का मतलब है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज हो जाता है किसके बीच में? बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म विच लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म. मतलब 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज हो जाना इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन. अब एक क्रोमोसोमल थ्योरी आई थी. देखो, जब मेंडल सर ने अपने एक्सपेरिमेंट्स करे थे तो उस टाइम पे उनकी बात किसी ने नहीं सुनी, तो इसीलिए वो ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए. उनके जीते जी तो ऐसा उनको कोई अवार्ड नहीं मिला कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा, जितनी भी उन्होंने रिसर्च करी थी उसके बाद भी उनको कोई ऐसा अवार्ड नहीं मिला. उनके मरने के बाद में ये कुछ वैज्ञानिक आए थे जैसे ह्यूगो डी व्राइस, कोरेंस ने. इन्होंने क्या किया था कि दोबारा से रीडिस्कवर किया उनकी जो रिजल्ट्स थे, उनको रीडिस्कवर किया. इसके बाद में उन्होंने कुछ थ्योरी दी. वो क्या थी? उनके हिसाब से जो जीन्स होते हैं वो लोकेटेड एट स्पेसिफिक लोकेशंस ऑन द क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स में जो जीन्स होते हैं वो स्पेसिफिक लोकेशंस पे लोकेट होते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन बोथ अकर इन पेयर्स. जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो भी और जीन जो होते हैं वो भी पेयर्स में अकर होते हैं, पेयर्स में अवेलेबल होते हैं. अब होमोजाइगस क्रोमोसोम सेपरेटेड ड्यूरिंग मियोसिस. जो होमोजाइगस क्रोमोसोम है यानी कि एक जैसे, वो क्या करते हैं? वो सेपरेट हो जाते हैं मियोसिस के टाइम पे. अब फर्टिलाइजेशन जो है रिस्टोर्स क्रोमोसोम्स नंबर टू डिप्लॉयड कंडीशन. क्रोमोसोम सेग्रीगेट एज वेल एज असोर्ट इंडिपेंडेंटली. अब सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है कि हम कैसे डिटरमाइन करेंगे सेक्स को? जैसे ह्यूमंस में XX फीमेल के पास में होते हैं सेक्सेस और मेल के पास में X एंड Y सेक्सेस होते हैं. इसी तरीके से हम पढ़ेंगे और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में किस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के पास में अलग अलग सेक्स डिटर्मिनेशन के टाइप होते हैं. इन इंसेक्ट्स लीड टू डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक और क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम्स कैसे होता है? सबसे पहली बात तो दोज क्रोमोसोम्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स आर called sex chromosomes while the other chromosomes are called autosomes. अब देखो यहाँ पे दिखाया गया है मैमल्स में कैसे होता है यानी कि ह्यूमंस में कैसे होता है. XX एंड XY टाइप का होता है. फीमेल के पास में XX क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल के पास में XY क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है. जैसे कि फ्रूट फ्लाई में भी ये होता है, ड्रोसोफिला में भी ये होता है. मैमल्स जो होते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए. ठीक है. अब यहाँ पे बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में कैसे होता है? ZZ एंड ZW टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है. अब यहाँ पे राउंड वॉर्म्स और सम इंसेक्ट्स के पास में कैसे, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास में पता है क्या होता है? XX एंड X0 टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है. ह्यूमंस में मैंने आपको बता दिया XX एंड XY टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है. फीमेल के पास में XX क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल के पास में X और Y क्रोमोसोम्स होते हैं. अगर XX क्रोमोसोम जो है मिलेगा तो क्या होगा कि गर्ल होगी. यानी कि अगर फीमेल से माता से X मिला है, माता के पास तो XX ही होते हैं तो उनका तो X ही मिलेगा. फीमेल से अगर X आता है तो गर्ल पैदा होती है, अगर Y आता है तो बॉय पैदा होता है. पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है?
एनालिसिस ऑफ ट्रेड्स, ट्रेड्स का एनालिसिस करना इन सेवरल जनरेशंस, बहुत सारी जनरेशंस में। फैमिली की वो क्या है, पेडिग्री एनालिसिस। इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड इन फैमिली ट्री ओवर जनरेशंस। सिंबल्स यूज्ड इन पेडिग्री एनालिसिस, पिक शोज सिंबल्स ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। इस पिक में क्या सिंबल्स शो हो रहे हैं, पेडिग्री एनालिसिस के सिंबल्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। मेल को स्क्वायर से प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि फीमेल को इस वाले सर्कल से। ये सारे सिंबल्स जो हैं ये किसके हैं, पेडिग्री एनालिसिस के, जो सेक्स अनस्पेसिफाइड है। अब अगर इस तरीके के 3 डिब्बे होंगे तो क्या होगा, जो इंडिविजुअल है वो अफेक्टेड होगा। यानी कि अगर ये कॉलम भरे हुए हैं तो ये क्या है, ये अफेक्टिव इंडिविजुअल्स होगा। अगर ये बीच में डंडा दिखा रखा है यानी कि मेटिंग होगी मेल और फीमेल के बीच में। अगर 2 डंडे दिखा रखे हैं तो रिलेटिव्स के बीच में मेटिंग होगी। अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है तो पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो इन ऑर्डर टू बर्थ लेफ्ट टू राइट। ये पेरेंट्स हैं और ये बच्चे हैं, कि ये पेरेंट्स हैं, इनके क्या बच्चे पैदा हुए हैं, है ना। तो अगर इस तरीके का सिंबल दिखाई देगा तो यानी कि पेरेंट्स तो ठीक है, लेकिन जो उनका बेबी है, ऑफ स्प्रिंग है, उसके अंदर डिजीज है। अब ये 5 अफेक्टेड, इसका क्या मतलब है कि 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग्स। अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या क्या होंगे, जैसे कि हम पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में हम पढ़ेंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स और सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। अब जो ऑटोसोमल है उसमें हम पढ़ेंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस और सिकल सेल अनीमिया, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। सेक्स लिंक्ड में कौन कौन से पढ़ेंगे, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। अब हीमोफीलिया क्या है, ये कैसा है, पहली बात तो ये सेक्स लिंक्ड है ना, रिसेसिव डिजीज। तो इसमें क्या होता है कि अ सिंगल प्रोटीन दैट इज पार्ट ऑफ कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड। जो प्रोटीन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है, जिसकी वजह से कोगुलेशन होता है ब्लड का, वो प्रोटीन ही अफेक्ट हो जाएगा। तो क्या प्रॉब्लम होगी कि कोगुलेशन नहीं होगा। अगर मान लिया कोई इंजरी हो गई तो ब्लड जो है नॉन स्टॉप बहेगा, ब्लीडिंग नॉन स्टॉप होगी। तो इस प्रोसेस, इस वाले बीमारी को हम बोलते हैं हीमोफीलिया। अब नेक्स्ट क्या है, सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है, ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। इसमें क्या होता है कि ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आती है व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर फॉर द जीन। जब दोनों पेरेंट्स जो है वो कैरियर होंगे जीन के, तो ये पेरेंट्स से बच्चों में आती है। डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल पेयर ऑफ एलील। देखो सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है कि मान ले ये आरबीसी है हमारी, ये नॉर्मल शेप है, ऐसे राउंड 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 राउंड, ये नॉर्मल से सिक्कल शेप्ड हो जाती है। सिक्कल पता है क्या होता है, मतलब दराती को बोलते हैं गांव में। तो ये दराती की शेप की ऐसे हो जाती है। तो ये नॉर्मल फंक्शन, तो ऑब्वियसली बात है कि ये नॉर्मल फंक्शन नहीं करेंगी। तो ये सिक्कल सेल अनीमिया होता है। अब नेक्स्ट क्या है, फेनाइलकीटोन्यूरिया क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जो इनबोर्न है एरर हो जाता है, इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है ये। अब जो अफेक्टेड होता है उसमें लैक एन एंजाइम दैट कन्वर्ट्स द अमीनो एसिड यानी कि फेनाइलएलानिल इनटू टायरोसिन, ड्यू टू विच फेनाइलएलानिन गेट्स एक्यूमुलेटेड एंड कवर्ड इनटू phenylpyruvic acid and the other derivatives. It causes mental retardation. देखो ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है। इसके अंतर्गत जो बेबी है, जो ऑफस्प्रिंग है, उसका मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है। हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लू आइज हो जाती है, स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, अल्बिनिज्म हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। ये इतने सारे कॉजेज हैं। ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, इट इज कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स। इसका मतलब है कि जो क्रोमोसोम्स है उनमें कुछ इफेक्ट है।
है ना। जो क्रोमोसोम है उसमें या तो एक क्रोमोसोम ज्यादा ऐड हो गया या फिर डिलीशन हो गया क्रोमोसोम का। अब इनमें कौन कौन से होते हैं, एक तो एन्यूप्लॉइडी और एक पॉलीप्लॉइडी, यानी कि फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग द सेल डिविजन सेल साइकिल रिजल्ट्स इन द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम। पॉलीप्लॉइडी क्या है, फेलियर ऑफ cytokinesis after telophase stage of cell division results in an increase in a whole set of chromosome in a organism। अब डाउन सिंड्रोम भी एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, यानी कि क्रोमोसोम में कुछ प्रॉब्लम होगी। अब इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम 21 होता है उसमें सेल डिवीजन की वजह से, मतलब एबनॉर्मल सेल डिवीजन, यानी कि नॉर्मल सेल डिवीजन नहीं होगा, इसकी वजह से क्या होगा कि जो जेनेटिक मटेरियल है इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है क्रोमोसोम नंबर 21 पे। ये डाउन सिंड्रोम होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ब्रॉड फ्लैट फेस हो जाता है, फ्लैट बैक ऑफ हेड हो जाता है, और बिग एंड रिंकल्ड टंग हो जाती है, और कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज हो जाती है। बहुत ही ये भी हार्मफुल है, इससे डेथ भी कॉज हो जाती है। अब नेक्स्ट है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है कि इसमें प्रेजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन कैरियोटाइप, यानी कि 47 क्रोमोसोम जाते हैं। जो एक्स देखो आपको पता है नॉर्मल जो मेल होता है उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है एक्स, तो इसमें क्या होगा, ट्राइसोमी होगा, यानी कि दो एक्स और एक वाई क्रोमोसोम मिल गए, यानी कि 46 की जगह 47 क्रोमोसोम्स जो हैं, आपको पता है 46 पेयर्स होते हैं, 46 की जगह 47 हो जाते हैं इसमें। इससे क्या होगा कि जो मेल है उसमें फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स शो होने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि मतलब पुअर मसल्स और ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट और स्मॉलर टेंटिकल्स हो जाते हैं। मतलब जो शेप है ना इसका फीमेल के जैसे होना स्टार्ट हो जाता है। सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना ऑलमोस्ट फीमेल के जैसे हो जाते हैं, क्योंकि इसमें एक और क्रोमोसोम ऐड हुआ है फीमेल का। तो ये जो होते हैं ये स्टेराइल होते हैं, जो ये इंडिविजुअल्स होते हैं जिनमें ये बीमारी होती है वो स्टेराइल होते हैं। अब नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है उसमें सिर्फ एक ही क्रोमोसोम रह जाता है, वो भी एक्स। देखो आपको नॉर्मली पता है कि ह्यूमंस में क्या होता है कि या तो एक्स एक्स होगा या फिर एक्स वाई होगा, लेकिन इसमें एक्स 0 रह जाता है, यानी कि सिर्फ एक्स ही है। तो इसमें क्या होगा कि जो द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन विच अ फीमेल इज बोर्न विद ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम, टर्नर सिंड्रोम रिजल्ट्स फ्रॉम अ मिसिंग और इनकम्प्लीट सेक्स क्रोमोसोम। ये टर्नर सिंड्रोम होता है। यहाँ पे आपका 12th क्लास का 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैंने आपको बहुत ही इजी वे में बहुत ही अच्छे नोट्स प्रोवाइड किए, बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करी। ऐसे ही बहुत सारे लेक्चर्स अटेंड करने के लिए और इतने ही इजी तरीके से पढ़ने के लिए हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। पढ़लोइंडिया.in हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।